राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक। जब श्री भुवन चंद खंडूरी जी ने भाजपा की सरकार की कमान संभाली थी तो किसी ने वो उम्मीद नहीं करी थी कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों तक पहुंच सकती है। आखिर क्या रहे समीकरण, क्या कारण रहा कि इतने नज़दीक आकर भी इतने दूर रह गए। इस सारे प्रश्नों का जवाब आज हासिल करेंगे हम श्री भुवन चंद खंडूरी जी के साथ, जो खुद आज हमारे साथ मौजूद हैं। खंडूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सौभाग्य मिथिला से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी। खंडूरी जी, आपका पहला कार्यकाल, आपका दूसरा कार्यकाल सर्वथा भिन्न। पहले में आप संघर्ष करते दिखे लगातार, दूसरे में आपकी पारी चौके और छक्के की पारी रही। तो क्या कारण है, ऐसा क्यों? ऐसा ये है, देखिए, पहला तो मुझे जब मैं 2007 में आया था तो मैं केंद्र की राजनीति में रहा 91 से 2007 तक। केंद्र की राजनीति अलग किस्म की होती है, प्रदेश की अलग किस्म की होती है, और इसलिए जब मैं 2007 में बना तो बहुत सारी कठिनाई थी, परिस्थिति थी, और क्योंकि मैंने प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा नहीं था तो उस संदर्भ में कठिनाई थी। प्रदेश की राजनीति को समझने और करने में और केंद्र में बहुत फ़र्क है, मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। और उस समय जो मेरी कार्यशैली थी उसको शायद कुछ लोग नहीं समझ पाए, कुछ मेरी कमियाँ रही हैं, उनको समझने में समय लगा और मेरी कमियाँ करने में ठीक में लगा। तो इसलिए, और चुनाव बराबर आते रहे, चुनाव के एक के बाद दूसरे आते रहे, जब कार्य होता रहा, और इसलिए उसमें जो अनुभव होता है, जो मुझे केंद्र में 91 से और 2007 तक जब मैं यहाँ बना तब तक मेरे केंद्र का अनुभव था। यहाँ पर आने के 2007 के बाद मुझे कुछ अनुभव शुरू हुआ, और उस अनुभव में मेरी भी कमियाँ नहीं हैं। प्रदेश की राजनीति में चुनाव बराबर होते रहे और उसमें हुई नहीं। काम आपने कहा कि मैंने यहाँ भी तो चौके छक्के लगाए, उसमें हर तीसरे दिन तो आचार संहिता लग गई थी। इस पीरियड में 8 मार्च से लेके और चुनाव जब मई में 316 दिन आचार संहिता लगी जी, और इकट्ठा नहीं लगी, 1 महीने लगी, फिर 15 दिन, फिर 2 महीने लगी, फिर 15। तो जितने विकास कार्यक्रम थे वो इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि हम लोग नहीं कर सकते। इस समय जब मैं बना वो अनुभव था, और बाकी दूसरे जो और अनुभव रहते हैं वो भी था। इस समय मुझे मालूम था कि मेरे पास 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं है काम करने के लिए, और इसलिए जो मेरे पास दिल में भावना थी कि प्रदेश में ये होना चाहिए, कुछ अनुभव भी हो गया था पहले अनुभव से, फिर 2 साल में मुख्यमंत्री रहा, उसमें अनुभव हो गया, तो वो काम तेज़ी से हुए। और इस समय और उस समय मेरा फ़र्क ये रहा है, उस समय मैं थोड़ा हेजिटेंट था, झिझक रहा था कि ये चाहिए होगा, नहीं होना चाहिए। अनुभव के अनुसार और आज के जो दृष्टिकोण उसके अनुसार मैंने बहुत सारे निर्णय लिए, और इन 3 महीने और 14 दिनों में इतने अभूतपूर्व निर्णय लिए, बड़े बड़े निर्णय लिए गए, जो आज़ादी से आज तक रुके हुए थे निर्णय थे वो लिए गए। और मुझे खुशी है कि चाहे वो समय की कम की जो मेंटल कुछ वो था, परेशानी थी, उसकी वजह से भी, लेकिन बड़े बड़े अच्छे काम कर पाए, और उन अच्छे कामों की वजह से ही मैं समझता हूँ जनता को विश्वास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरे नेतृत्व में झिझकने वाली नहीं है, अच्छे काम करने वाली है। चाहे कोई परेशानी हो, कठिनाई हो, कुछ हो। यहाँ पर जैसे चक्रोता रोड का देहरादून में काम चल रहा था बहुत सालों से, यच करेंगे, लेकिन जो पहली ईंट को हटाने का काम था वो मुश्किल था। जब मैं यहाँ पर आ गया, सब लोगों ने, व्यापारियों को, सबको जो कुछ दे रहा था बंदोबस्त सब हो गया, तो उसको फिर तोड़ने में कोई देर नहीं लगाई। इसलिए ये काम जो 2007-8 में करना शायद कठिन होता, अनुभव के अनुसार, और क्योंकि एक समय सीमा के अंदर हमने लोगों को संदेश देना था कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कोई भी काम करने के लिए तैयार है, बड़े बड़े कठिनाई झेलने के लिए तैयार है। उस संदर्भ में मुझे आज बहुत अच्छा लगता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनी है, कि बहुत अभूतपूर्व बड़े बड़े काम हुए हैं, और जो हमारे भविष्य के उज्जवल के लिए सिटीजन चार्टर्स है, उस समय हो गया, उसके लोगों से अभी कठिनाई हो रही। जैसे RTI में लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए थे, उसी सिटीजन चार्टर्स में आप कर रहे हैं। लोगों के अपने प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन अधिकारियों को और मंत्रियों को सब कर रहे हैं। लोक आयुक्त बिल तो खैर अपने आप में भारतवर्ष में अकेला एक प्रदेश है जहाँ हमने उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। और इसी प्रकार जैसे मैंने कहा, अभी ट्रांसफर का कायदा बना दिया, लॉ बना दिया है, तो ऐसी बड़ी चीज़ें हैं, और मुझे इसलिए ये मैंने काम कर पाया। एक तो अनुभव था, दूसरा मुझे मालूम था कि जो अच्छे काम करने हैं उसके लिए विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से अगर आप अपने दोनों कार्यकाल का आकलन करें तो आपको लगता है दूसरे कार्यकाल में आप संगठन के भी ज्यादा नजदीक आए, अपने लोगों के भी ज्यादा नजदीक आए, और शायद वही बेहतर परफॉर्मेंस का कारण बना? बिल्कुल सही, आप ठीक कर रहे हैं। जिस समय जो माहौल था, जो वातावरण था, जो समय सीमा थी, जो काम करने थे, जो वातावरण था,
उन सब ने संगठन, मुझ मेरा अनुभव हुआ जब मैंने कहा पहले कमियां थी उनको हमें सीखा। संगठन में मुझे आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संगठन में इन दिनों मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद, फिर 2 साल नहीं रहने के बाद, लोगों को भी समझ में आया कि जो बातें मैं कहता था, जो को समझने में कठिनाई थी, उनकी समझ में आने लगी। उनको समझ में आने लगी कि अगर मैं कोई सख्ती से बात करता हूँ तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूँ, जनता के हित में कर रहा हूँ। और इसीलिए 3 महीने में बहुत बड़े काम कर सका, बिना किसी झिझक के, बिना किसी के। कुछ लोगों की समझ, मेरे जो कमियां तो उनके बारे में है, कुछ मेरी को अपनी समझ में आया, और उन दोनों को मिलकर कुछ वो समझे, कुछ हम समझे, और बातोड़ ऐसा बना कि एक स्वीकृति एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे साथ मिलजुल कर बहुत अच्छा काम हुआ, और ये दोनों को मिलकर हुआ। लेकिन मेरा भी जो काम कार्यशैली थी उसमें लोगों ने कुछ जो उसमें ऐसी बातें जो अच्छी नहीं लगती थी वो अब समझ लगे कि अच्छी बातें हैं, और दोनों ने मिलजुल कर काम किया। इसलिए ये 3 महीने 4 महीने का जो समय मुझे मिला पूरा, उसमें अंदर पिछले कार्यकाल से बहुत अच्छा कार्यकाल। अच्छा, आप आज सदन का हिस्सा नहीं है, विधानसभा का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में आपका जो बहुचर्चित जन लोकपाल बिल के तर्ज पे आप लोकपाल बिल लाए थे, उसका भविष्य क्या होगा? मेरी कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात हुई है, उन्होंने कहा जब उन्होंने प्रश्न उठाया उस लोकपाल बिल के ऊपर, तो ऐसे में क्या इसका अनिश्चित भविष्य है? नहीं, देखिए ये बात ऐसा है, लोक आयुक्त बिल जो है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वो सर्वसम्मति से हाउस में पास हुआ है। कांग्रेस के लोगों ने भी अपनी बातें रखी, कुछ उनके जो सुझाव थे हमने को ठीक करके शामिल किए, और बाकी सर्वसम्मति से गया है। तो ये ऐसा नहीं कि उन्होंने विरोध किया था, कांग्रेस पार्टी ने भी अंततः जो बिल केंद्र को गया उसका समर्थन किया। अब अगर राजनीति के चलते और कुछ अन्य कारणों से उसको नहीं पास करने देते हैं, बड़ा दुखद बात होगी। मैं समझता हूँ कि लोक आयुक्त बिल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश देगा। इस बिल के अंदर अगर वो समझते हैं कि कोई बड़ी कमियाँ हैं तो उसको ठीक करें, और मुझे नहीं समझता कमियाँ जो रूल्स बनते हैं बिल पास होने के बाद, एक्ट बनने के बाद उसके रूल्स बनते हैं, उस रूल के अंदर चीज़ें साफ़ की जा सकती है। 1-2 चीज़ें लोगों ने उठाई है, वो जो हमने कहा था कि हम इनको रूल्स में साफ़ करेंगे, कि जैसे कहा कि जो मुख्यमंत्री या मंत्रियों को या कुछ लोगों को उनके ऊपर न चलाना सर्वसम्मति से होना चाहिए। सर्वसम्मति से नहीं है, एक प्रक्रिया है, ऐसी बातों को साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसको लगाना चाहिए। हमने वो लगाया है, हमने ट्रांसफ़र का बिल बनाया। अब अगर वो ट्रांसफ़र वाले को उसको ढीला करना चाहते हैं तो इसका मतलब है वो भ्रष्टाचार पैदा करना चाहते हैं। उस ट्रांसफ़र के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, किसी की घूस नहीं चल सकती, किसी के अंदर सिफारिश नहीं चलती। मुख्यमंत्री में ये भी असहाय हूँ, और उसको अगर आप बदलना चाहते हैं तो इसका मतलब भ्रष्टाचार को पनपाना चाहते हैं। अगर भ्रष्टाचार को पनपाना चाहते हैं तो इसको जो हमारा ट्रांसफ़र का ऑर्डर है उसको बंद कीजिए। अगर आप भ्रष्टाचार को बंद नहीं करना चाहते, रोकना नहीं चाहते, भ्रष्टाचार को सजा नहीं चाहते, तो लोक आयुक्त बिल को मत लाइए। ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं आपको फौज के पुराने प्रकरण पर लेकर चलता हूँ। आप एक फौजी अफसर रहे हैं, एक रिटायरमेंट की सीमा रही 62 साल में, आप उस वक्त 60 साल हो गए या 62 साल हो गए जब आप रिटायर हुए? नहीं, हमारे रैंक के वास्ते होता है, और मैं 56 साल की उम्र में रिटायर हुआ। आप 56 में रिटायर हुए, आप प्री मेच्योर रिटायरमेंट आपने ले लिया? नहीं, मैंने नहीं लिया, मेजर जनरल की उम्र ही अभी उम्र के हिसाब से चला, जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाता है उम्र कम होती जाती है। 56 साल में आपने रिटायरमेंट लिया, तो ऐसे में क्या भुवनचंद खंडूरी राजनीति से रिटायरमेंट लेंगे कभी? नहीं, ऐसा है ना, फौज में तो मैंने कहा ना कि उम्र होती है, उसमें रिटायरमेंट लेना पड़ता है, प्रीमेच्योर को लेते हैं, पर मैंने तो नहीं लिया। 56 साल की उम्र मेजर जनरल के रैंक में मुझे रिटायर हुआ था, मैं रिटायर हो गया। जहाँ तक राजनीति है, ये इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं। आज लोगों ने मुझे चुना नहीं है तो मैं रिटायरमेंट में समझिए मुझे, लेकिन जो जनसेवा का जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और इसलिए आज भी मैं एक जनप्रतिनिधि तो नहीं हूँ, लेकिन जनता के प्रति जिम्मेवार तो हूँ। मैं पूरे उत्तराखंड के प्रति जिम्मेवार हूँ, सिर्फ कोटद्वार के प्रति नहीं। मेरा जो संसद है उसे नहीं, क्योंकि मैंने पूरा उत्तराखंड के साथ मेरा संपर्क रहा है, प्रदेश के पूरे 13 जिलों में संपर्क रहा है, और इसलिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ करूँगा। संन्यास लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं छोड़ के भाग जाऊँ, कहीं चले जाऊँ, इस यहीं रहना है। लेकिन ये भी सही है कि कितना सक्रियता से बात ले सकता हूँ, वो परिस्थिति के ऊपर और अपनी शारीरिक शक्ति के ऊपर उतना उपलब्ध है। आप इस उम्र में बिल्कुल फिट दिखाई देते हैं, तो ऐसे में भावी राजनीतिक रोड मैप आपका, आपने कुछ प्लानिंग बनाई होगी अगले 2 साल 3 साल की? 2014 में लोकसभा चुनाव आने हैं, तो ऐसे में क्या भूमिका के लिए आपने अपने आप को तैयार किया? अभी मैंने इस विषय के ऊपर विचार कुछ नहीं किया है, अभी ये जल्दी है। अभी मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, पार्टी में जो कुछ काम मुझे मिलता रहेगा मैं करता रहूँगा, और आगे देखूंगा। लंबी रणनीति के बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है। अपने लंबी भविष्य के में अगले 2, 4, 5 साल के अंदर मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण में किस बार जाऊंगा वो मैंने अभी सोचा भी नहीं है, और इससे उसमें कुछ जल्दी नहीं है, आराम से सोचेंगे। और उसमें मेरी क्या
जो मेरी क्या सेवाएं पार्टी या प्रदेश ले सकता है, कर लेना चाहता है, और मैं कितनी दे सकता हूँ, अपनी शारीरिक सीमाओं के अंदर उस पर काम करूँगा। तो कहीं ना कहीं जैसे वर्तमान की जो विजय भोगना सरकार है अब सदन में बहुमत साबित कर लिया है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भीतर के जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कहा है कि कांग्रेस के अंदर जबरदस्त अंतर्विरोध है, लेकिन अंतर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दिखाई दे रहा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हुआ है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सुचारू होगा, इसकी आप कितनी गारंटी देते हैं? नहीं, मुझे ये कहने में कोई शंका नहीं है। मैं बार बार सार्वजनिक रूप से कह चुका हूँ कि हमारा देश का ऐसा दुर्भाग्य हो गया है कि सभी पार्टियों में और खासकर बड़ी पार्टियों में जो अंतर्कलह बहुत बढ़ रहा है, और बढ़ ही नहीं रहा है, ये समाज बाहर सड़कों पर आ रहा है, वो ठीक नहीं है, किसी पार्टी के लिए ठीक नहीं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दूर। लेकिन दुर्भाग्य से प्रवृत्ति ऐसे हो रही है कि लोग अपनी बातें अंदर करने की नहीं करते, बाहर से करते हैं, मीडिया के माध्यम से करते हैं, सड़कों पर करते हैं। तो जो अंतर्कलह शब्द आपने इस्तेमाल किया, या मत भिन्नता या मन भिन्नता, मत भिन्नता तो होंगी, परिवार में होती है जी, पति पत्नी बेटा माँ बाप सब एक साथ थोड़ी सोचते हैं, किसी भी चीज़ में ये नहीं है वो कहता नहीं, लेकिन सुलझ जाती बातें, सड़क पर नहीं चर्चा होती। इसी प्रकार की बातें राजनीतिक पार्टी में होने चाहिए। आपको जो अपना मत अलग है, आपका सोच अलग है, उसको अंदर रखिए, या तो आप समझिए या तो नहीं समझिए। कभी ऐसा होगा कि मैं आपको समझा नहीं पाया, लेकिन मैं भी नहीं समझाऊँ, तो ठीक है, उतना आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जो आपसे बड़ा पदाधिकारी है उसकी बात माननी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है, और इसलिए मेरा अभी तक ये अनुभव रहा है कि पार्टी के अंदर समस्या सुलझ जाती है। क्योंकि ये है कि जैसे शायद फौज के अंदर भी ऐसा होता है कि आप अगर गांव का समस्या होए तो मंडल स्तर पर तय कर लेता है, और मंडल स्तर वाली बात माननी पड़ती है, चाहे गांव वाला माने ना, वो कहता ठीक है, आप मंडल पे तय होते, जिले में बात होती है, जिले में होते, प्रदेश में होती है, प्रदेश से होते, राष्ट्रीय स्तर पर होती है। इसलिए यहाँ पर जो मन भिन्नता नहीं हो, मत भिन्नता हो, तो वो तो हर एक स्तर पर सुलझ जाती है। और हमारे अनुभव है, अभी तक बात वो लोग मानते हैं, लेकिन समय परिवर्तन हो रहा है, कुछ लोग उसका नहीं मानते हैं, कुछ लोग बागी हो जाते हैं, कुछ करते हैं, वो ठीक नहीं है। लेकिन एज ए रूल हमको ये ठीक नहीं है। और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुराने समय से, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा ही समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की इतनी समस्या अभी तक नहीं थी, कुछ समस्या हो नहीं। पार्टी को इसका अपना अंदर ही मंथन करके, और जो जहर विष हो रहा है उसको बाहर फेंकना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं एक और बड़ा यक्ष प्रश्न उठता रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियों में लोकतंत्र के, आंतरिक लोकतंत्र की जबरदस्त कमी है। जनता विधायक चुन के भेजती है, जब विधायक दल का नेता चुनने की बारी आती है तो वो सेंटर के हवाले कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये इस सारी परिस्थितियों को आप जो है कितना उचित और कितना अनुचित मानते हैं? देखिए, ऐसा है ना, ये जो मैंने आपसे कहा कि परिस्थिति की वजह से ऐसा हो गया, ये आज की बात नहीं है, ये तो सदियों से पुरानी चल रही बात। और आपको पता नहीं, मालूम है कि नहीं है, ये आज़ादी के समय भी आज़ादी की लड़ाई में चलता रहा। मैं ये नहीं कहता हूँ ठीक है, लेकिन हमारी जो सोच है इस प्रकार है कि हम फौज के मुखिया को जिम्मेवारी देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आप जैसे लोकप्रिय नेता को भुगतना पड़ता है। जब आप चुनने की बारी आती है, जब वो चेहरे बदल जाते हैं, वो दूसरा उसको रिप्लेस कर लेता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसकी खामियाजा भी तो जो है लोकप्रिय नेताओं को भुगतना है। अभी मैं आपको फिर परिवार का उदाहरण देता हूँ कि परिवार में कुछ चर्चा बात हो रही है, और अब भाइयों में आपस में झगड़ा होता है, तो कहते हैं भाई पिताजी आप तय कर लो। तो पिताजी एक को पसंद आता है, दूसरे को पसंद, लेकिन सम्मान देते हैं कि ठीक है भाई, बुजुर्ग ने कहा ठीक है। अभी राजनीति में इस विचार में भी विकृति कुछ आ गई है। वो विकृति कैसी आ गई है कि आपने तो कह दिया लेकिन हम नहीं मानेंगे, और कभी मानते हैं। बड़े बड़े निर्णय, आपको पता नहीं, आपने एक सरदार नाम की एक फिल्म बनी थी, और उसके ऊपर 1946 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो कैसे तय हुआ था। जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था अबुल कलाम आज़ाद थे, उनके समय पूरा हो गया था, और उनके बाद चुनना था। भारतवर्ष में उसमें 12 जिले होते थे, कांग्रेस के 12 प्रदेश होते थे, 12 प्रदेश से रिपोर्ट नहीं आई। उसमें पटेल को मिली 8 वोट, किसी को मिले 2 वोट, किसी को मिले 1 वोट, जवाहरलाल जी को 1 वोट नहीं मिली। और जब वो बैठे थे गांधी जी के नेता, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसे वोटिंग आई है, तो कुछ असंतोष जैसा कुछ लोगों में, तो गांधी जी ने एक चिट्ठी भेजी, और उसके तहत जवाहरलाल नेहरू तय हुए। तो कहीं ना कहीं लॉबिंग, मैनिपुलेशन ये चलती है। आप उसको लॉबिंग कहिए, मैनिपुलेशन। लेकिन एक जो हमारा वरिष्ठ आदमी है, उसने निर्णय लिया। परिवार में तो होता है ना, पिताजी निर्णय लेता है, वहाँ तो लॉबिंग नहीं चलती, वो भी मनुष्य है,
गलत निर्णय कर सकता है, उसके भी एक बेटे को ज़्यादा अच्छा मानता है, दूसरे को कम अच्छा मानता है, उसके पक्ष में निर्णय दिया। लेकिन जब तक हमको इसको समझने की शक्ति, जब उसको दुर्भावना से होने लगता है तब विकृति आती है। हमारी राजनीति में वो दुर्भावना से होता है, इसलिए विकृति आती है। अगर ईमानदारी से कोई कहे, अब गांधी जी के ऊपर तो किसी ने शक नहीं किया, नहीं कि क्यों कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर भी जब कभी कोई ईमानदारी से काम होता है तो लोग मानते हैं ठीक है, मेरा तो नहीं माना नहीं, लेकिन ठीक है इन्होंने निष्पक्ष निर्णय किया, मुझे विश्वास। जब इस विश्वास की कमी होती है तब समस्या पैदा होती है। दुर्भाग्य से हमारी राजनीति में आज स्वार्थ ज़्यादा चलने लगा है सभी जगह, चाहे वो घर के अंदर हो या पार्टी में हो, किसी पार्टी। ये दुर्भाग्य, इसको ठीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, अभी एक और जनता एक सवाल पूछना चाहती है कि क्या भुवन चंद खंडूरी विजय बहुगुणा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? विजय बहुगुणा और कोई मतलब नहीं है, विजय बहुगुणा खंडूरी का कोई मतलब नहीं। जहाँ तक भुवन खंडूरी का ताल्लुक है तो वो पार्टी का आदेशों के अनुसार चलता है। आपको जानकारी होगा, भुवन खंडूरी ने पहले भी इसके खिलाफ चुनाव लड़ा है। लोकसभा में 1998 का जब चुनाव हुआ था तो उस समय मैं बीजेपी का प्रत्याशी था और विजय बहुगुणा कांग्रेस का प्रत्याशी था। हमने चुनाव लड़ा एक दूसरे के खिलाफ, मैं जीता वो हारे, वो अलग बात। तो ये समस्या नहीं, समस्या ये जो समस्या होगी या निर्णय होगा ये होगा कि विजय बहुगुणा जब चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र में कौन सा हम सबसे मजबूत कैंडिडेट है उसको लड़ाना चाहिए, वो पार्टी निर्णय लेगी। उसमें ये कहना कि हम तो रिश्तेदार हैं, तो इतने सालों से पहले भी हम रिश्तेदार रहे, तो वो अलग है, वो अलग, उसमें हम अलग है। हमारे में अकेले थोड़ी है, बहुत से परिवार है ऐसे भारतवर्ष के अंदर जिनके एक भाई कहीं है, दूसरा भाई कहीं है, भाई बहन अलग अलग है। तो वो संदर्भित नहीं है, संदर्भित ये है कि पार्टी क्या सोचती है, क्या किस पार्टी का हित किस में होगा। पार्टी क्या सोचती है, किस कैंडिडेट में पार्टी का हित रहेगा, ये विचार है भुवन चंद खंडूरी जी का, जिन्होंने आज खुलकर विचार रखे, खुलकर वो सारी सवालों का जवाब दिए जो सवाल का जवाब जनता सुनना चाहती थी। खंडूरी जी, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके सौभाग्य चैनल को, शुभकामनाएं, सफल होइए, आगे बढ़िए और जनता की सेवा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई सेलिब्रिटी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक।